नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एम्स नोट शीट का पेपर और एम्स नोट शीट के पेपर में भी सेकंड शिफ्ट का पेपर। इस पेपर से हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 60 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम कंप्लीटली 150 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें ये 60 प्लस एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे नए क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चंस तो आपने देख भी लिए होंगे। तो आज की वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, कंप्लीट हर एक क्वेश्चन को पढ़ना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। आगामी जो भी आपकी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाली है उनमें आपको यहाँ से एमसीक्यूज ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको जब भी एम्स नोट शीट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपलोड करें वैसे ही आपको अपडेट मिल जाए। और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फटाफट से हम ये जो 150 प्लस एमसीक्यूज है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए स्टूडेंट्स की तरफ से वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देते हैं। इनके अलावा जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको कोई और क्वेश्चन वगैरह याद हो तो वो क्वेश्चन टाइप कर सकता है ऑप्शन के साथ में, ताकि आपको वो क्वेश्चन का आंसर भी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो आपको पूछा गया था, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई और ही सवाल आ रहा होगा, बट ये सवाल आपको पूछा गया था। रूल ऑफ 9 इज़ मेथड यूज टू एस्टिमेट। सवाल आपको पूछा गया था कि रूल ऑफ 9 जो मेथड है ये किसको एस्टिमेट करने के लिए यूज लिया जाता है। मेरे दोस्त यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था TBSA। व्हाट इज़ TBSA? TBSA का मतलब है टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न, यानी कि बर्न के टोटल बॉडी सरफेस एरिया को एस्टिमेट करने के लिए जो रूल ऑफ 9 है वो हम यूज़ लेते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा और आपका राइट आंसर भी हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है ये। अगला सवाल देखिए, ए 30% बर्न व्हाट इज नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। देखिए इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है, लेकिन जैसा भी मिला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक पेशेंट आपके पास में आया और वो 30% जल चुका है। अब आप वहाँ पे उस पेशेंट की केयर कर रहे हैं। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि एज नर्स आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर कौन सा एक्शन आप सबसे पहले लेंगे। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में दिया गया था कि मेंटेन द एयरवे, मेंटेन द एयरवे, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो मेंटेन द एयरवे वाला ऑप्शन था वही आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको मेंटेन द एयरवे ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो फिर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी उस पेशेंट को देनी है, साथ ही साथ उस पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है। अगर आपको मेंटेन द एयरवे दे रखा है तो आपका राइट आंसर मेंटेन द एयरवे ही होगा। 100% यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ओके, अगला सवाल देखिए। सवाल आपको पूछा गया था विच सिम्टम आर सीन इन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। पेशेंट है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का, तो कौन सा सिम्टम जो है उस पेशेंट में देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर के भी ऑप्शंस वहाँ पे दिए गए होंगे, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था नॉक्चुरल डिस्निया। नॉक्चुरल डिस्निया आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, तो यहीं आपको राइट आंसर करना था। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के पेशेंट में नॉक्चुरल डिस्निया सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है। ओके, अगला सवाल देखिए, विच सिम्टम आर सीन इन डेंगू पेशेंट। यानी एक डेंगू का पेशेंट जो है वो आपके पास में आया, डेंगू से सफ़र कर रहा पेशेंट आपके पास में आया है। उस पेशेंट में कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमें ऑप्शंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव, वहाँ पे आपको एब्डोमेन पेन जो है ये आपको सिम्टम दिया गया होगा, वॉमिटिंग वगैरह ये भी आपको दिया गया होगा, फीवर, हेडेक ऐसा आपको, या फिर पेन वगैरह इस प्रकार के कोई भी अगर ऑप्शन में दिए गए थे तो ये आपके तीनों के तीनों जो ऑप्शंस थे वो राइट थे, यानी ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन करेक्ट स्टेटमेंट। यानी आपको सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि एक पेशेंट है जो कोविड पॉजिटिव हो चुका है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन को लेकर यहाँ पर कुछ मतलब एक बड़ी सी लाइन आपको दी गई होगी। फिर आपको पूछा गया था कि एक इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इनकी अलग अलग डेफिनेशंस वगैरह दी गई होगी। तो वहाँ पर जो आपको डेफिनेशन करनी थी वो राइट एक डेफिनेशन दी गई थी, वो दी गई थी आपको क्वारंटाइन की। यानी कि पेशेंट जो है वो सस्पेक्टेड है, मतलब उसको सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही वो किसी बीमारी से मतलब ग्रसित है, उस पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उसको हम आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब क्वारंटाइन कर रहे हैं।
क्वारंटाइन का मतलब है, सीधा सिंपल सा मैं कहूँ तो ये होता है क्वारंटाइन का मतलब कि एक पेशेंट है जो अफेक्टेड हुआ है या फिर सस्पेक्ट हुआ है, लेकिन उसमें ना तो कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ना ही उसको कोई प्रॉब्लम हुई है। उस पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, एकांत में रख रहे हैं उस पेशेंट को। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन। और ये क्वारंटाइन की आपको बड़ी अच्छे से डेफिनेशन वहाँ पे दी गई होगी। ओके, तो अगला सवाल देखिए, नेजल कोरोना वैक्सीन डेवलप्ड बाय, यानी कौन सी वो कंपनी है जिसने कोविड के खिलाफ वैक्सीन जो है नेजल ड्रॉप में क्रिएट कर दी या फिर बना दी है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था भारत बायोटेक। हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर भी ये अच्छे से बताया था। अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट के ब्लड प्रेशर जो है 150/86 है, ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बता दिया है। पल्स प्रेशर 66 mm/Hg हो जाएगा, वहाँ से देख लेना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए। अगला सवाल देखिए, एक बच्चा आपके पास में आया था, उस बच्चे को क्या था, टेकीकार्डिया। अब आपको सवाल ये पूछा जा रहा था कि एज नर्स आप कैसे पता लगाओगे कि इस बच्चे को टेकीकार्डिया ही है, यानी कि उस बच्चे की हार्ट रेट किससे ज़्यादा हो जिससे आप पहचान लोगे कि इस बच्चे को क्या है, टेकीकार्डिया। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था 160, ग्रेटर देन 160 अगर बीट पर मिनट ये अगर हार्ट रेट है तो बच्चे को क्या है, टेकीकार्डिया। अगला सवाल देखिए, ए चाइल्ड सफ़र फ्रॉम क्लासिक हीमोफीलिया विच प्रोसीजर अवॉइडेड। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए, बच्चा आपके पास में आया था क्लासिक हीमोफीलिया का, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि पीडियाट्रिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा था और CHN का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा था और MSN का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा था। OBG के कुछ कम सवाल पूछे गए थे, साइकेट्रिक के भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो सवाल पूछे गए थे वो MSN, OBG, पीडिया, CHN इनसे ज़्यादा थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे बच्चा जो आ रहा है आपके पास में वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है, क्लासिक हीमोफीलिया से। अब आपको सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोसीजर आप इस पेशेंट में नहीं करोगे। तो दोस्तों, क्लासिक हीमोफीलिया का मतलब है हीमोफीलिया ए या फिर हीमोफीलिया जो ए वाला है, यानी कि जो फैक्टर नंबर 8 है इसकी डेफिशिएंसी इस बच्चे को हो रखी है, जिसकी वजह से इसको क्या हुआ है, हीमोफीलिया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको सवाल तो ये पूछा गया था कि प्रोसीजर कौन सा अवॉइड करोगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको आंसर में करना था रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर इस पेशेंट से बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर ब्लीडिंग हो गई तो ब्लीडिंग को रोकना फिर मुश्किल होगा, इसलिए रेक्टल टेम्परेचर इस पेशेंट से नहीं लेंगे। अगला सवाल देखिए, ये मैंने आपको पहले करवा दिया है कि यूरिन सैंपल जो है वो कलेक्शन आपको करना है बैक्टीरियल कल्चरल एक्टिविटी को जानने के लिए, ये हम सैंपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था मिड स्ट्रीम यूरिन। जो मिड स्ट्रीम यूरिन होता है वो यूरिन आपको यहाँ पे कलेक्ट करना होता है। अगला सवाल देखिए, सप्लीमेंट गिवन विथ आयरन इन प्रेगनेंसी, यानी कुछ अलग ही प्रकार से सवाल पूछा गया था। जैसे कि हमें सवाल मिला है कि एक महिला है जो कि प्रेग्नेंट है और उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, वो हाई आयरन डाइट वगैरह ले रही है, उसको GI डिस्टर्बेंस वगैरह भी हो रहा है। अब आपको ये पूछा गया था कि एज नर्स आप इसको कौन सी घरेलू चीज़ खाने के लिए कहेंगे। इस प्रकार से मतलब हम रेमेडीज़ जो भी होती हैं उनमें से कौन सी आप डाइट के लिए इस महिला को आप एजुकेट करेंगे या एनकरेज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था फॉलिक एसिड। भाई, आयरन तो आप ले रहे हो, साथ ही साथ फॉलिक एसिड भी लेते रहे ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे को ना हो, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का भी सवाल यहाँ पे आपको पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, ब्लीच डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना टाइम्ड एज। सवाल आपको पूछा गया था कि ब्लीच डिस्कलरेशन अगर वेजाइना हो रही है तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये कौन सा साइन है। करेक्ट आंसर आपको करना था चैडविक साइन। चैडविक साइन जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ए नर्स शुड असेस फॉन्टेनल एट 19th मंथ ऑफ बेबी। एक 19 महीने का बच्चा है, एज नर्स आप क्या कर रहे हैं, उस बच्चे के फॉन्टेनल्स चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। वहाँ पे एंटीरियर और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स है उनके ओपन और क्लोज होने से रिगार्डिंग आपको ऑप्शंस में मिले होंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था बोथ फॉन्टेनल आर क्लोज, यानी 19 महीने का बच्चा है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो है वो 6 वीक पे क्लोज हो जाते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल 18 मंथ पे क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 19 महीने का बच्चा है, दोनों के दोनों फॉन्टेनल क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। तो ये सिर्फ आपकी माइंड एबिलिटी को चेक करने के लिए, यानी कि आप कितना क्या दिमाग लगा सकते हैं, ये मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। अगला सवाल देखिए, ए पेशेंट ऑन स्ट्रिप्टोमाइसिन थेरेपी विच साइड इफेक्ट आर सीन, यानी कि एक पेशेंट था TB का,
उस पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग्स दी जा रही थी। अब आपको सवाल ये पूछा जा रहा था कि उस पेशेंट को कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो ये हमने पहले भी आपको बता दिया है। ऑटोटॉक्सिसिटी जो है उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। डिक्रीज हियरिंग सेंसेशन उस पेशेंट में हो जाएंगे। ऑडिटरी डिसफंक्शन हो सकता है, ये भी आप बोल सकते हैं। एट क्रेनियल नर्व की इंजरी आप बोल सकते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं, मतलब अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 11 जुलाई टू 24 जुलाई ऑब्जर्व्ड एज, यानी 11 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में एक पखवाड़ा मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसका नाम आपको पूछा गया था। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। जो जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आपको दिया गया था वहीं आपको राइट आंसर करना था। ओके, अगला सवाल देखिए, फ्रोजन वैक्सीन असेस्ड बाय, शायद आपको सवाल पूछा गया था कि जो भी फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाती है वैक्सीन्स, उनकी इफ़ेक्टिवनेस को या फिर उनकी जो सेल्फ लाइफ है उसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया होगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था सैक टेस्ट। सैक टेस्ट जो है वो पहले किया जाता है इन वैक्सीन्स के लिए। ओके, अगला सवाल देखिए, आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी पर्निशियस एनीमिया एडमिनिस्टर, यानी बहुत लेंथी ये सवाल पूछा गया था, कुछ इस प्रकार से पूछा गया होगा शायद कि एक पेशेंट आया, उस पेशेंट की टोटल गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी हुई है और टोटल गैस्ट्रेक्टमी होने के बाद उस पेशेंट को क्या डेवलप हुआ है, पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया उस पर्सन को हो चुका है, तो एज नर्स आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था विटामिन B12 इंजेक्शन, यानी कि इस पर्सन को लाइफ लॉन्ग यानी पूरी ज़िंदगी भर, जब इसकी सर्जरी हो चुकी है उसके बाद से लेकर पूरी ज़िंदगी भर इसको विटामिन B12 के इंजेक्शन खाने होंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, विटामिन B12 इंजेक्शन। अगला सवाल देखिए, एंटीजी एडमिनिस्ट्रेड एट विच लोकेशन, सवाल आपको पूछा गया था कि नाइट्रोग्लिसरिन कहाँ पर एडमिनिस्टर की जाती है, कौन सी लोकेशन से एडमिनिस्टर करते हैं, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपको करना था नियर द हार्ट। नियर द हार्ट जो है हम नाइट्रोग्लिसरिन एडमिनिस्टर करते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, रॉबसन क्राइटेरिया, बहुत ही अच्छा सवाल आपको पूछा गया था कि रॉबसन क्राइटेरिया का टाइप 5 जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए होंगे, वहाँ पर आपको टाइप 5 जो है उसको जानना था। करेक्ट आंसर आपको वहाँ पर करना था प्रीवियस सी सेक्शन, सिंगल सिफिलिक प्रेगनेंसी एंड एटलीस्ट 37 वीक। ये जो ऑप्शन आपको दिया गया था वहीं आपको ऑप्शन करेक्ट करना था। दोस्तों आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा क्योंकि आपने पहली बार सुना होगा, रॉबसन क्राइटेरिया भी होता है। रॉबसन क्राइटेरिया के अंदर करीबन 10 टाइप्स है, यानी रॉबसन क्राइटेरिया की कितने टाइप है, 10 टाइप है। वो हम बाद में पढ़ेंगे जब OBG की क्लासेज होगी अपनी। ओके, अगला सवाल देखिए, इन कम्युनिटी मलेरिया 40 केसेज लास्ट वीक एंड 48 केसेज लास्ट 4 वीक, यानी और कोई कंडीशन आपको दी गई होगी, ये तो बस आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि कम्युनिटी के अंदर एक डिजीज़ कंडीशन स्प्रेड आउट हो रही है, उसके लास्ट वीक के अंदर टोटल 40 केस मिले हैं और इससे पहले लास्ट 4 वीक के अंदर उसी बीमारी के करीबन 48 या फिर 50 जो भी वैल्यू दी गई थी, 48 से 50 केसेज फाइंड आउट हुए हैं। तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये आपको सवाल पूछा गया था। एंडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक, इस प्रकार से आपको ऑप्शन भी दिए गए होंगे, तो आपको राइट आंसर करना था एंडेमिक। एंडेमिक जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, CSF विथ रिनोरिया लीकेज सीन इन, यानी कि सवाल तो कुछ लेंथी थे, बट देखिए जो जितना शॉर्ट क्वेश्चन मिला है उतने ही शॉर्ट आपको आंसर में मिल रहे हैं। देखिए CSF के साथ में रिनोरिया, यानी CSF और रिनोरिया लीकेज हो रहा है, वो एडल्ट वन था कि बच्चा था, ये तो स्टूडेंट्स को पता है जिन्होंने एग्जाम दिया। तो देखिए रिनोरिया और CSF ये लीकेज हो रहे हैं, तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था बैसिलर स्कल फ्रैक्चर। बैसिलर स्कल फ्रैक्चर अगर हुआ है तो उस पेशेंट में CSF विथ रिनोरिया लीकेज देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, प्यूरपेरियम पीरियड में कंसिडर एज, प्यूरपेरियम पीरियड को लेकर आपको सवाल पूछा गया था कि प्यूरपेरियम पीरियड से आप क्या समझते हैं। दोस्तों वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था फ्रॉम डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टू 6 वीक,
6 वीक तो सभी को याद था, लेकिन वहाँ पे फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी, फ्रॉम डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था कि जो प्लेसेंटा है उसकी डिलीवरी के बाद से लेकर 6 वीक तक का जो समय होता है वो कहलाता है प्रीपेरियम पीरियड। अगला सवाल देखिए मेरे दोस्त, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना होता है ये आपको पूछा गया था। नॉर्मली आप सभी को पता ही होगा 70 to 110 mg/dl, ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर यहाँ पर वैल्यू 70 to 110 की जगह यहाँ पर वैल्यू दी गई थी 80 to 100। कोई बात नहीं है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 70 to 110 अगर आपको वैल्यू दी गई थी तो ये आपको राइट आंसर करना था। अगर ये वैल्यू नहीं दी गई है, ये वैल्यू दी गई है 80 to 100, तो आपका आंसर होगा 80 to 100। अगला सवाल देखिए, सवाल आपको पूछा गया था ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी से, G2A1, ग्रेविडा 2 एंड अबॉर्शन 1, इस प्रकार की एक महिला आपके पास में आती है 8 वीक की, उसके प्रेगनेंसी है और उसके लेबोरेटरी जो टेस्ट है वो हो चुके हैं। आपने देखा है लेबोरेटरी टेस्ट, तो आपने फाइंड आउट किया कि जो HbA1c है वो 7% उस महिला में है। नॉर्मली 2 to 6% होता है, नॉर्मली 2 to 6% होता है, यानी कि ये वैल्यू बढ़ी हुई है। मतलब महिला को क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। और ये जो HbA1c है ये स्टैंडर्ड मेथड है डायबिटीज़ को जानने के लिए। तो यहाँ पर महिला को क्या हो चुका है, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब आपको पूछा गया था कि एज नर्स आप यहाँ पे क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट, यानी स्टार्ट इंसुलिन थेरेपी, क्योंकि ऑलरेडी इस महिला को क्या हो चुका है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो चुका है। अगला सवाल देखिए, फॉलेज कैथेटर साइज फॉर वुमेंस, यानी वुमेंस के लिए फॉलेज कैथेटर की कौन सी साइज यूज ली जाती है, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया था। राइट आंसर करना था 14 to 16 फ्रेंच, यानी जो फ्रेंच है इसके रिगार्डिंग भी एक सवाल आपको पूछा गया था कि फ्रेंच से आप क्या समझते हैं, फ्रेंच क्या इंडिकेट करता है। तो आपको राइट आंसर वहाँ पर करना था एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कैथेटर, यानी डायमीटर की जो एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है कैथेटर का उसको इंडिकेट करता है फ्रेंच। तो यहाँ पर जो सवाल आपको पूछा गया था वो पूछा गया था महिला से रिगार्डिंग कि फॉले कैथेटर कौन से साइज का लेंगे। 14 से 16 आपको राइट आंसर यहाँ पे करना था। अगला सवाल देखिए, सुसाइडल टेंडेंसी रेट इन इंडिया, ये सवाल आपने पहली बार सुना होगा। बहुत सारे मैं कह रहा हूँ कि 80% लोगों ने तो इस सवाल को छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। और जिसने नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखा है उसका सिलेक्शन तो होना ही होना है। जिसने 180, 190, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि मैंने 180 कर दिए, मैंने 190 कर दिए, मैंने 200 ही कर दिए, मतलब टोटल जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे अटैम्प्ट कर दिए। जिनको नहीं आते हैं वो तो 200 के 200 ही अटैम्प्ट करके आते हैं, जिनको नहीं आते हैं वो 190 भी कर देते हैं, जिनको नहीं आते हैं वो 180 भी कर देते हैं। नेगेटिव मार्किंग का जिसने विशेष तौर से ध्यान रखा है उसका सिलेक्शन तो होना ही होना है। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था, सुसाइडल टेंडेंसी का जो सवाल पूछा गया था उसका राइट आंसर आपको करना था 10 to 12 पर लाख। 1 लाख में 10 से 12 लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज अराइज होती है इंडिया के अंदर। अगला सवाल देखिए, विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ एमनोरिया, एमनोरिया का कौन सा एक कॉज नहीं है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था एंटी साइकोटिक, प्रोलेक्टिनोमा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिप्रेशन, इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए डिप्रेशन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, और जो प्रोलेक्टिनोमा है ये तो क्या करते हैं, एमनोरिया कोज करते हैं। लेकिन जो एंटी साइकोटिक ड्रग है ये भी एमनोरिया कोज करती है, लेकिन ये सेकेंडरी एमनोरिया कोज करती है, ये सेकेंडरी एमनोरिया कोज करती है, उनकी तुलना में कम इसका इफेक्ट होता है। ओके, अगला सवाल देखिए, ए पेल्विक फ्रैक्चर पेशेंट स्प्लिंट आर यूज टू प्रिवेंट, शायद कुछ इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया होगा कि एक पेशेंट है जिसको पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है और उसको स्प्लिंट लगाया गया, ये स्प्लिंट लगाया गया, तो इस स्प्लिंट का यूज़ क्या है, या फिर ये जो स्प्लिंट लगाया गया है ये काम क्या करेगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था इमोबिलाइजेशन। अगर आपको ऑप्शन में दिया गया था कि इमोबिलाइज द पेशेंट, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइज करने के लिए यानी पेशेंट को हिलने डुलने से बचाने के लिए यहाँ पर इस पेशेंट को ये स्प्लिंट वगैरह लगाए जा रहे हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर विद इन 48 आवर, यानी जो फ्रैक्चर
किसी पर्सन को हुआ है, जैसे राइट फीमर फ्रैक्चर हुआ है, तो उस पर्सन में कॉम्प्लिकेशन जो है विद इन 48 आवर्स कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, फैट एम्बोलिज्म। अगला सवाल देखिए, विच लिगामेंट सपोर्ट टू द यूट्रस एंड सर्विक्स, यूट्रस और सर्विक्स को सपोर्ट करने वाला लिगामेंट कौन सा है, ये आपको पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपको करना था कार्डिनल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? कार्डिनल लिगामेंट। अगला सवाल देखिए, फ्रोजन वैक्सीन असेस्ड बाय, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया होगा कि जो भी फ्रीजर कंपार्टमेंट में वैक्सीन रखी जाती है, उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था सैक टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? सैक टेस्ट। अगला सवाल देखिए, आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी पर्निशियस एनीमिया एडमिनिस्टर, सवाल आपको पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी हुई है, टोटल गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी हुई है और उसको पर्निशियस एनीमिया हो चुका है। अब आपको सवाल ये पूछा जा रहा था कि एज ए नर्स आप क्या एडमिनिस्टर करेंगे या फिर एज ए नर्स आपका क्या एक्शन होगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था विटामिन B12 इंजेक्शन, यानी कि इस पर्सन को लाइफ लॉन्ग जब तक ये जिएगा तब तक इसको विटामिन B12 के इंजेक्शन खाने पड़ेंगे। तो ये जो है पर्निशियस एनीमिया, ये टोटल गैस्ट्रेक्टमी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और इसमें विटामिन B12 जो है ये लाइफ लॉन्ग उस पेशेंट को देनी होती है। अगला सवाल देखिए, एंटी-जी एडमिनिस्ट्रेड एट विच लोकेशन, यानी जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये किस जगह से एडमिनिस्टर करवाई जाती है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया होगा। राइट आंसर आपको करना था नियर द हार्ट के जस्ट पास से इस ड्रग को एडमिनिस्टर करवाया जाता है। अगला सवाल देखिए, रॉबसन क्राइटेरिया टाइप 5 डिस्क्राइब, इस सवाल को भी शायद आपने छुआ ही नहीं होगा, क्योंकि जो सवाल आप नहीं पढ़ के जाते हैं या फिर आपने कभी पढ़े नहीं होते हैं, ऐसे सवाल को तो आप छूते भी नहीं हैं। और ये अच्छा तरीका है कि अगर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करके आए, आपको नहीं आ रहा था, नहीं आपने अटैम्प्ट किया है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपको नहीं आ रहा है फिर भी अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो ये आपका गलत तरीका है, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी है। देखिए रॉबसन जो क्राइटेरिया है इसमें 10 टाइप है, यानी कि टाइप जो होते हैं इसमें रॉबसन क्राइटेरिया में वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 में से आपको पूछा गया था टाइप 5 किसको इंडिकेट कर रहा है या फिर कौन सा वो स्टेटमेंट है जो टाइप 5 को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था कि जो सिंगल यानी कि जो रॉबसन क्राइटेरिया है ये ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में जो मतलब सी सेक्शन वगैरह करते हैं उसमें यूज लेते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था? प्रीवियस सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और साथ ही साथ सिंगल सिफेलिक प्रेगनेंसी हुई है और एटलीस्ट 37 वीक है। तो यानी इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया गया होगा कि प्रीवियस सी सेक्शन डिलीवरी, सिंगल सिफिलिक प्रेगनेंसी एंड एटलीस्ट 37 वीक। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन आपको दिया गया था वहीं आपको राइट आंसर करना था, जो टाइप 5 को डिस्क्राइब कर रहा था। बाकी हम जब क्लासेज डिस्कस करेंगे उस टाइम रॉबसन क्राइटेरिया को अच्छे से और पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर से हम सवाल बना सकता है। अगला सवाल देखिए, इन कम्युनिटी मलेरिया 40 केसेज लास्ट वीक एंड 48 केसेज लास्ट 4 वीक, यानी कोई एक डिजीज़ कंडीशन आपको दी गई थी कि कम्युनिटी में ये डिजीज़ कंडीशन स्प्रेड आउट हो रही है, लास्ट वीक में इतने केस फाइंड आउट हुए हैं और लास्ट 4 वीक के अंदर 4 वीक के अंदर इतने केसेज फाइंड आउट हुए हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पे एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक इस प्रकार से ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो राइट आंसर आपको करना था यहाँ पे एंडेमिक। ओके, अगला सवाल देखिए, CSF विथ रिनोरिया लीकेज सीन इन, ये शायद पीडियाट्रिक्स था या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से था, एडल्ट वन से भी हो सकता है सवाल। तो देखिए आपको सवाल में ये पूछा गया था कि CSF के साथ में रिनोरिया लीक हो रहा है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे बैसिलर स्कल फ्रैक्चर, जिन्होंने बैसिलर स्कल फ्रैक्चर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, प्रिपेरियम पीरियड में भी कंसिडर एज, सवाल आपको पूछा गया था कि प्रिपेरियम पीरियड से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर आपको करना था फ्रॉम डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टू 6 वीक, यानी कि 6 वीक तो आप सभी को पता है, लेकिन फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी, फ्रॉम डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था फ्रॉम डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद से लेकर 6 वीक तक का जो समय होता है वो होता है प्रिपेरियम पीरियड। ये आप सभी को अच्छे से पढ़ा भी होगा और याद भी होगा। अगला सवाल देखिए, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, कितना ईजी सवाल है ना। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि कितने इजी सवाल यहाँ पे पूछे गए। ये तो शॉर्ट एंड स्वीट में आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं,
बाकी सवाल तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं उनको पूछना कि किस टाइप के सवाल वहाँ पे पूछे गए थे। ओके, तो देखिए नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल सभी को पता है कि 70 to 110 mg पर DL ये होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू शायद 80 to 100 दी गई थी। स्टूडेंट्स का कहना है कि 80 से 100 वैल्यू यहाँ पे दी गई थी, तो ये आपको राइट आंसर करना था 80 to 100 mg पर DL। और अगर आपको वैल्यू 70 to 110 दी गई है तो ये आपको राइट आंसर करना ही करना था। ओके, अगला सवाल देखिए, G2A1 यानी ग्रेविडा 2 और अबॉर्शन एक है ना, ये एक ऐसी महिला आपके पास में आई थी जिसको 8 वीक की प्रेगनेंसी है और उसका लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह हुआ है, तो HbA1c जो है वो रिजल्ट 7% आया है। अब आपका एज ए नर्स वहाँ पे क्या एक्शन रहेगा, आप क्या करेंगे, ऐसा सवाल आपको पूछा गया था। तो देखिए HbA1c नॉर्मल 2 to 6% होता है और ये जो HbA1c है ये स्टैंडर्ड मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या हुआ है, डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है, तो क्या करेंगे आप एजी नर्स, यहाँ पर स्टार्ट कर देना है क्या, इंसुलिन थेरेपी। इस पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। अगला सवाल देखिए, फॉलेज कैथेटर साइज फॉर वुमेन, यानी जो वुमेन्स है उनमें फॉलेज कैथेटर यूज लेते हैं कितनी साइज़ का, राइट आंसर करना था 14 to 16 फ्रेंच। अगला सवाल देखिए, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सुसाइडल टेंडेंसी रेट को लेकर सवाल पूछा गया था, राइट आंसर आपको करना था 10 to 12 है पर लाख, यानी 1 लाख में 10 से 12 सुसाइडल टेंडेंसीज इंडिया के अंदर देखी जाती है। अगला सवाल देखिए, विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ एमनोरिया, एमनोरिया का कौन सा एक कॉज नहीं है, राइट आंसर आपको करना था एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग को छोड़कर बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, प्रोलैक्टिनोमा, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड डिप्रेशन, सभी के सभी एमनोरिया कॉज करते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, पाल्विक फ्रैक्चर का एक पेशेंट आपके पास में आया था और उसको स्प्लिंट वगैरह या फिर कोई भी मतलब इमोबिलाइज करने वाली डिवाइस उस पर्सन को लगी हुई थी, हो सकता है स्प्लिंट हो या फिर और कुछ वर्ड आपको दिया गया हो, वो तो आपने एग्ज़ाम दिया है जिनको सभी को पता है। तो देखिए मतलब स्कल मतलब पेल्विक फ्रैक्चर उस पर्सन को हो रखा था और इमोबिलाइज उस पेशेंट को किया हुआ था, मतलब एक डिवाइस आपको बताई गई थी। अब सवाल ये पूछा जा रहा था कि ये जो डिवाइस लगाई गई है इसका यूज़ क्या है, ये पर्पज़ क्या है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था इमोबिलाइजेशन। पेशेंट को इमोबिलाइज करने के लिए ये डिवाइस उस पर्सन को लगाई गई है। अगला सवाल देखिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर विद इन 48 आवर, यानी जो राइट फीमर है उसमें अगर फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ पर मतलब उस पर्सन में कौन सा कॉम्प्लिकेशन विद इन 48 आवर्स हो सकता है, करेक्ट आंसर आपको करना था फैट एम्बोलिज्म, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगला सवाल देखिए, विच लिगामेंट सपोर्ट टू द यूट्रस एंड सर्विक्स, सर्विक्स और यूट्रस को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट का नाम आपको पूछा गया था, कार्डिनल लिगामेंट आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, JSSK लॉन्च इन, यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये कब लॉन्च किया गया था, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था 2011। अगला सवाल देखिए, ऑल आर कॉज ऑफ स्किजोफ्रेनिया एक्सेप्ट, सभी के सभी जो कॉज थे वो स्किजोफ्रेनिया कॉज करते थे, यानी कि स्किजोफ्रेनिया कॉज करने वाले पॉजिटिव एजेंट्स आपको दिए गए थे एक को छोड़कर, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था विंटर बर्थ, यानी विंटर बर्थ है, विंटर टाइम में अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो इससे स्किजोफ्रेनिया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये आपका एक राइट आंसर था। बाकी आपको जो दिया गया था माल न्यूट्रिशन, एट बर्थ इंजरी, इस प्रकार से जो भी ऑप्शंस दिए गए थे वो राइट थे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, विंटर बर्थ, यानी उनकी वजह से तो स्किजोफ्रेनिया होता है, इसकी वजह से स्किजोफ्रेनिया नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, ब्यूरो इंक टेस्ट, ब्यूरो इंक टेस्ट जो है OPD पेशेंट देख रहा था, एक डॉक्टर जिसको मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर था, उसने ब्यूरो इंक टेस्ट उस पेशेंट पे परफॉर्म किया है, तो ये क्यों किया, इसके बीज को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, अगला सवाल देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर एंटी मैनिक ड्रग्स एक्सेप्ट, यानी सभी के सभी एंटी मैनिक ड्रग्स आपको दी गई थी एक को छोड़कर, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था सर्ट्रेलिन। जो सर्ट्रेलिन है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, एंटी मैनिक नहीं होती है। अगला सवाल देखिए, अमीनोफाइलिन ड्रग, कुछ सवाल आपको इस प्रकार से पूछा गया था कि एक एस्थमेटिक पेशेंट है उसको अमीनोफाइलिन ड्रग दी जा रही है, तो ये ड्रग क्या करेगी, करेक्ट आंसर आपको करना था ब्रोंको डायलेटर। अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट जो है वो राइट न्यूमोथोरेक्स का है, राइट न्यूमोथोरेक्स उस पेशेंट को हो चुका है, तो उस पेशेंट में जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो किस प्रकार की साउंड आपको सुनाई देगी, करेक्ट आंसर आपको करना था एब्सेंट ब्रीथ साउंड, एब्सेंट ब्रीथ साउंड। अगला सवाल देखिए,
आयरन डेक्सट्रान गिवन बाय विच मेथड, कौन से मेथड से आयरन डेक्सट्रान दिया जाता है या फिर कौन सी टेक्निक से? आपने पढ़ा होगा जेड ट्रैक टेक्निक। जेड ट्रैक टेक्निक से आयरन डेक्सट्रान इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है। अगला सवाल देखिए, ड्रग आर फास्टेस्ट एक्शन बाय विच रूट, कौन सा वो रूट है जिससे ड्रग अपना एक्शन फास्ट करती है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना था सबलिंगुअल, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगला सवाल देखिए, अल्नर आर्टरी पेटेंसी असेस्ड बाय, यानी जो अल्नर आर्टरी पेटेंसी है उसको असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? एलन टेस्ट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो प्रीवियस पार्ट भी आप देख लेना ज़्यादा समझने के लिए। अगला सवाल देखिए, लियोनॉर्जेस्ट्रियल ड्रग जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है लियोनॉर्जेस्ट्रियल, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था कि लियोनॉर्जेस्ट्रियल जो ड्रग है इसकी डोज कितनी होती है? राइट आंसर आपको करना था 1.5 mg, जिन्होंने 1.5 म्यूजी कर दिया है, यानी इस प्रकार से सिंबल जो बना हुआ था वो जिन्होंने कर दिया है उनका आंसर गलत है। mg में आपको यहाँ पे वैल्यू करनी थी। अगला सवाल देखिए, ट्रायाज कलर सिस्टम, आपको पूछा गया था कि इमरजेंट कंडीशन में कौन सा ट्रायाज कलर यूज़ लेंगे, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था रेड। इमरजेंट में रेड लेते हैं, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था? रेड कलर। अगला सवाल देखिए, एक बच्चा है जो कंप्लेन कर रहा था नोजिया एंड वॉमिटिंग की, तो यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? भाई उस बच्चे को नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन जो है, यानी कि वो कंप्लेन आपको कर रहा है, तो यानी कि उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग कभी भी हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को एस्पायरेट फ्लूइड एस्पायरेशन से बचाएंगे, तो उस पेशेंट को क्या करेंगे आप? साइड लाइंग पोजिशन प्रोवाइड करवा देंगे। अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट है जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन उस पेशेंट को आप प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था एलिवेट द हेड ऑफ बेड, एलिवेट द हेड ऑफ बेड 30 डिग्री। तो यानी ये दो बार सवाल, वैसे तो 5-6 सवाल पूछे गए थे यहाँ पे पोजीशन से रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है कि जो आईसीपी है वो बढ़ा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन देंगे? एलिवेट हेड ऑफ बेड 30 डिग्री। वैसे एक सवाल और पूछा गया था, क्रेनियोटोमी सर्जरी एक पेशेंट की हो चुकी है, अब इस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है? सेम एज इट इज़ यही पोजीशन उसको भी देनी थी। अगला सवाल देखिए, ए कपल्स हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बट नॉट अकर्स ए फर्टिलिटी, विच डिजीज अकर्स इन चाइल्ड एज इन मेल पर्सन, यानी कुछ इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था कि कपल्स है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर भी वो फर्टिलिटी उनके उस महिला को मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सवाल इस प्रकार से पूछा गया था कि उस मेल को ऐसी कौन सी कंडीशन बचपन में रही होगी जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी उस महिला को झेलनी पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था मम्प्स। क्या करना था? मम्प्स, यानी मम्प्स की वजह से उस मेल को ऑर्चाइटिस हुआ था, ऑर्चाइटिस की वजह से उसको क्या हुई है? इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह से उन कपल्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। अगला सवाल देखिए, इमेज बेस सवाल आपको पूछा गया था, आईवी सेट आपको दिखाया गया था और सवाल आपको पूछा गया था कि किससे इसको स्टरलाइज करते हैं? यूवी रेज से, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। अगला सवाल देखिए, एंडोस्कोप एंड सिस्टोस्कोप स्टरलाइज बाई, तो ये भी आपको मैंने बता दिया है, ग्लूट्रेल्डिहाइड से इनको स्टरलाइज करते हैं। अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट था जो फुली कॉन्शियस है और फुली वर्बल और मोटार या फिर जो भी मतलब कमांड है वो सारी की सारी मतलब फुल कॉन्शियस है, यानी कि जीसीएस इसका कितना हो जाएगा? 15, यही आपको पूछा गया था। एक सवाल और भी पूछा गया था जीसीएस से, किसी को याद हो तो कमेंट करके बता दीजिए, साथ ही साथ ऑप्शन भी बता देना। अगला सवाल देखिए, पेनलेस विजेनल ब्लीडिंग ए 38 वीक इंडिकेट, यानी कि 38 वीक पे एक प्रेग्नेंट महिला को पेनलेस विजेनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये किसको इंडिकेट कर रही है? प्लेसेंटा प्रीविया को। अगला सवाल देखिए, विच पोजीशन यूज आफ्टर एलपी, यानी लंबर पंक्चर के बाद में कौन सी पोजीशन पेशेंट को देनी है? वैसे वहाँ पे शायद बच्चे का पूछा होगा, तो जो भी था लंबर पंक्चर के बाद में कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देंगे जो क्या करेगी? हेडेक को रिलीव करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर में क्या करना था? सुपाइन पोजीशन रिलीव द हेडेक। ओके, अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट है जिसकी वैल्यू आपको दी गई थी 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम लेवल है, यानी कि उस पर्सन को क्या हो रखा है? हाइपर कैलेमिया। अब आपको पूछा गया था कि ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था टेल एंड पिक्ड टी वेव, टेल एंड पिक्ड टी वेव आपको वहाँ पर राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, इससे पहले देखिए, ऑल कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन एग एक्सेप्ट,
यहाँ पे मतलब एग के अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट्स है या फिर न्यूट्रिएंट्स है वो पाए जाते हैं एग को छोड़कर। वहाँ पर आयरन आपको राइट आंसर करना था। आयरन भी पाया जाता है बट कम अमाउंट में पाया जाता है। बाकी जो आपको वैल्यूज़ दी गई थी फैट, प्रोटीन, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, यानी एक आपको पूछा गया था कि कौन सा एक स्टेटमेंट राइट है। ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी विद इन 1 आवर। जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। वो स्टेटमेंट एक राइट था। अगला सवाल देखिए, सवाल पूछा गया था कि HPV वैक्सीन की डोज कितने लगाते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न आप लोगों को ज़रूर हुआ होगा। अब देखिए, मैं आपको 2 कंडीशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर करना था। देखिए, अगर एज 15 साल से ज़्यादा है, अगर एज 15 साल से ज़्यादा है तो डोज HPV की लगेगी 3। कितनी डोज लगेगी? 3 डोज लगेगी। और वो कब कब? 0, 1 मंथ एंड 6 या फिर 6 to 12 मंथ। ये इस दौरान ये वैक्सीन लगने वाली है। अब सवाल अगर पूछा गया था कि लेस देन 15 मंथ, यानी कि सॉरी लेस देन 15 ईयर, यानी 15 साल से कम उम्र अगर बच्चे की है या फिर उस महिला की है और उसको HPV वैक्सीन लगा रहे हैं तो फिर आपको राइट आंसर में 2 डोज करना था। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर यहाँ से जाने वाला है। वो जो 2 डोज आपको दी गई है वो 0 और 6 महीने पे, तो ये आपको देनी थी 15 साल से कम के बच्चे को। और अगर 15 साल से ज़्यादा अगर एज है उस महिला की तो फिर आपको 3 डोज करनी थी। ओके, अगला सवाल देखिए, लूप डाययूरेटिक किसी पर्सन को दी जा रही है तो उस पेशेंट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो आपको राइट आंसर करना था हाइपोकैलेमिया। क्या हो जाएगा? पोटेशियम की कमी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, एनजी ट्यूब डिस्कार्डेड इन विच बैग। सवाल आपको पूछा गया था कि एनजी ट्यूब को कौन से बैग में डालते हैं, तो आपको आंसर में करना था यहाँ पे रेड बैग। कौन सा बैग? रेड बैग। दूसरा सवाल आपको पूछा गया था प्लेसेंटा को कौन से बैग में डालते हैं, तो ये आपको डालनी थी येलो बैग के अंदर। ओके, अगला सवाल देखिए, विच वैक्सीन गिवन आफ्टर बर्थ। कौन सी वैक्सीन जो है वो आफ्टर बर्थ दी जाती है। देखिए, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में हेपेटाइटिस बी दिया गया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हेपेटाइटिस बी को ही देनी है। BCG अगर साथ में दिया गया है, BCG को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हेपेटाइटिस बी को देनी है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो विद इन 24 आवर्स ही लगता है। इसके बाद में इसको नहीं लगा सकते हैं। BCG को 1 साल तक हम लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हेपेटाइटिस बी दिया गया था तो हेपेटाइटिस बी करना था, अगर BCG दिया गया था तो BCG आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, वैल्यू आपको दी गई है, ये जो वैल्यू आपको दी गई है pH इसमें बढ़ी हुई है, PCO2 घटा हुआ है, CO3 भी घटा हुआ है, तो मतलब डिक्रीज है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो आपको करना था वो क्या करना था, मैंने आपको बताया था रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। तो यानी कि रेस्पिरेटरी है और ये एल्कलोसिस है। कौन सा है? एल्कलोसिस। pH बढ़ी हुई है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ। न्यूनेटल डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज तो आपको आंसर में करना था प्री मेच्योरिटी। ओके, अगला सवाल देखिए, IM इंजेक्शन एट विच एंगल। IM इंजेक्शन कितने एंगल पे लगता है? 90 डिग्री एंगल पे। अगला सवाल देखिए, एड्स HIV फीमेल मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव एट, यानी कि एक महिला है जो HIV से सफ़र कर रही है, फिर एड्स से वो बीमार है, एड्स बीमारी उस महिला को हो रखी है और उसने ट्रीटमेंट लिया है, 1 साल हो भी चुका है उसको, मतलब ठीक हुए हुए। तो उस महिला को मतलब मॉन्टेक्स टेस्ट जब करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस उस महिला को हुआ है, तो मॉन्टेक्स टेस्ट में कितनी क्या रीडिंग होगी या फिर जो स्कार बनेगा वो कितने क्या ड्यूरेशन इन ड्यूरेशन में बनेगा, कितने क्या साइज़ में बनेगा। राइट आंसर आपको यहाँ पे करना था 7 mm। यानी जो HIV और एड्स के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनमें मॉन्टेक्स टेस्ट जब हम करते हैं, TB अगर उनमें प्रेजेंट है तो मोर देन 5 mm इन ड्यूरेशन में या फिर इस साइज़ में जो है वहाँ पे स्कार आपको देखने को मिलेगा। तो 7 जो mm है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यू टू, आपको बता ही दिया है फॉलिक एसिड की कमी से। अगला सवाल देखिए, ILR यानी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के अंदर वैक्सीन तो रखते हैं, साथ ही साथ इसमें और क्या रख सकते हैं। तो राइट आंसर वहाँ पे आपको करना था अनफ्रोजन आइस पैक। जो जमे हुए आइस पैक नहीं है, मतलब जो जमे हुए नहीं है आइस पैक, उनको उस फ्रिज में हम रख सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, फार्मर्स लंग्स डिजीज, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बता दिया, हैज़ डेस्ट, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है थ्रोमोएक्टिनोमाइसिस, जिसकी वजह से फार्मर लंग्स डिजीज होती है। अगला सवाल देखिए, ऑल आर ट्रू अबाउट डिपोर्टे प्रोवेरा।
एक्सेप्ट यानी जो डिपॉट प्रोवेरा इंजेक्शन है इसके रिगार्डिंग सभी सही है, एक को छोड़कर। वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाइंट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। जो पेशेंट है वो खुद उस उस इंजेक्शन को नहीं लगा सकता है। बाकी सभी ऑप्शंस राइट थे। अगला सवाल देखिए, विच टाइप ऑफ बैंडेज यूज इन एंकल। एंकल में कौन सी बैंडेज यूज़ करेंगे, तो फिगर ऑफ 8 हम यूज़ करेंगे, पहले आपको बता दिया है। अगला सवाल देखिए, विच स्केल यूज टू डिटेक्ट ओसीडी। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, वाइबॉक। प्रीवियस पार्ट के अंदर अच्छे से और देख लेना, वाइबॉक जो है वो हम यूज़ करते हैं। अगला सवाल देखिए, IM इंजेक्शन जो है वो इन्फेंट्स में कौन सी मसल में लगाते हैं, ये आपको पूछा गया था। इन्फेंट्स या फिर चिल्ड्रन जो भी पूछा गया, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था वेस्टस लैटरलिस मसल। फ्रेंच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, फ्रेंच किसको इंडिकेट करता है। अगला सवाल आपको पूछा गया था नर्सेज डे थीम 2021, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है प्रीवियस पार्ट के अंदर, वहाँ से भी देख लेना। और शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अगला सवाल देखिए, विच प्रिजर्वेटिव्स यूज इन वाइल फॉर चेक द ब्लड शुगर। यानी ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से ब्लड से हम क्या करेंगे, शुगर को चेक करेंगे, लेकिन ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा एजेंट यूज लेते हैं, फिर कौन सी वो वाइल है जो हम यूज लेंगे। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड वाली जो वाइल है वो हम यूज लेंगे। अगला सवाल देखिए, डिस्क्राइब साइनी स्टॉक जो रेस्पिरेशन है, इसको कौन सा ऑप्शन था या फिर कौन सा जो स्टेटमेंट था जो अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर रहा था। करेक्ट आंसर आपको करना था हाइपरनिया विथ एपनिया, जो ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर था। अगला सवाल देखिए, इन विच न्यूट्रिएंट द हाईएस्ट फाइबर डाइट या फिर हाईएस्ट फाइबर्स प्रेजेंट। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था वीट या फिर होल ग्रेन जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो फाइबर है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो होल ग्रेन है उन्हीं के अंदर आता है आपका वीट। ओके, अगला सवाल देखिए, ए चाइल्ड आर कम टू हॉस्पिटल, यानी कि एक बच्चा हॉस्पिटल में आया और उस बच्चे को क्या हो रखा है, माल न्यूट्रिशन हो रखा है। अब आपको सवाल ये पूछा गया था कौन सा वो पैरामीटर है जिससे माल न्यूट्रिशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था MUAC, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस से हम बच्चे में जो माल न्यूट्रिशन है उसको अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ TPN सॉल्यूशन। TPN सॉल्यूशन का करेक्टरिस्टिक आपको पूछा गया था, तो आपको यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था हाइपर ऑस्मोलैरिटी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की है, यानी कि एसिडिक pH है, PCO2 भी गिरा हुआ है, यानी कि डिक्रीज है, SO3 भी डिक्रीज है। तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। एक सवाल शायद और भी था, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन अगर आपको याद हो वो भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कपल प्रोटेक्शन रेट, जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बता दिया, वहाँ से देख लेना अच्छे से, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगला सवाल देखिए, बॉडी इज ए कम्प्लीमेंट्री फीडिंग द ब्रेस्ट फीडिंग हाउ मच लॉन्ग। यानी कि एक बच्चा है उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी स्टार्ट कर दी गई है, तो अब उस बच्चे को हम ब्रेस्ट फीडिंग कितने क्या दिन तक करवाएंगे, इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो 6 मंथ में हमने स्टार्ट कर दी है, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हम कंटिन्यू 2 साल 2 ईयर 2 साल तक हम कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। अगला सवाल देखिए, विच साइज ऑफ कैनुला यूज टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला यूज लेते हैं, 18 गेज का कैनुला जो है वो यूज लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। अगला सवाल देखिए, CPR, एक बच्चे को CPR दे रहे हैं और टॉर्च जो है आपके जो अंगूठे हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्टर्नम पे कंप्रेशन दे रहे हैं, कौन से लोकेशन पे आप कंप्रेशन देंगे, ये सवाल पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम, जो लोअर 1/3 या फिर लोअर थर्ड जो स्टर्नम आपको दिया गया था ऑप्शन में, वही आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेप्ट। यहाँ पर मतलब सभी के सभी जो है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, एक को छोड़कर। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था मिजोप्रोस्टॉल, जो क्या करवाती है, अबॉर्शन करवाती है। अगला सवाल देखिए, टिटेनिंग एंड ट्विचिंग ऑफ मसल्स। टिटेनिंग एंड ट्विचिंग ऑफ मसल्स जो है ये किस इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था हाइपोकैल्सीमिया। अगला सवाल देखिए, पोस्टमार्टम IUCD इंसर्ट। पोस्टमार्टम IUCD जो है वो इंसर्ट करनी है, कब हम इंसर्ट करेंगे, आपको आंसर में करना था विद इन 48 आवर। 48 आवर के अंदर
IUCD इंसर्ट करनी है पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर। अगला सवाल देखिए, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, एंटायर ब्रेस्ट को रिमूव करना है। क्या करना है? एंटायर ब्रेस्ट को रिमूव करना है। लिम्फ नोड हो, एक्सिलरी लिम्फ नोड हो, या फिर आसपास की जो भी मसल्स हैं उन सब को हटाने की जो प्रोसेस होती है, उन सब को रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। अगला सवाल देखिए, एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसको टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है, तो उसके बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, यानी उसके बच्चे को क्या होगा, ये आपको सवाल पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था हाइपोग्लाइसीमिया, उसके बच्चे को होगा हाइपोग्लाइसीमिया। अगला सवाल देखिए, रेड फ्लिया कैन कॉज विच डिजीज कंडीशन, यहाँ पर देखिए रॉकी माउंटेन जो है वो भी रिकेटेजिया की वजह से होती है, और जो रेड फ्लिया है उसमें क्या है, जो रिकेटेजिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही होता है, और वहीं टाइफस भी कॉज करता है, यानी टाइफस भी कॉज करता है। एंडेमिक टाइफस जो है वो आपको राइट आंसर यहाँ पे करना था, बाकी एम्स जो मानेगा वहीं चलेगा। ओके, अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट जो है वो खाना खाने से मना कर रहा है, वो कह रहा है कि ये मेरे को जहर दे रहे हैं, मतलब मारने की साजिश कर रहे हैं, मतलब पेशेंट को क्या हो रहा है? डिल्यूजन। क्या हो रहा है? डिल्यूजन है। अगला सवाल देखिए, पोषण अभियान लॉन्च्ड बाय, जो पोषण अभियान है वो कौन से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है, ये सवाल आपको पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ। इस प्रकार से आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो आपको राइट आंसर वहाँ पे करना था। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको पूछा गया टीपीएन सॉल्यूशन के करेक्टरिस्टिक को लेकर, यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा गया था कि टीपीएन सॉल्यूशन का एक करेक्टरिस्टिक, या फिर टीपीएन में कौन सा सॉल्यूशन जो है हम यूज लेते हैं। 10% डेक्सट्रोज जो है वो हम यूज लेते हैं, या फिर अगर आपको 15 to 20 अगर आपको एवरेज दे रखी थी तो फिर आपको 15 to 20% डेक्सट्रोज वहाँ पे राइट आंसर करना था, अदरवाइज आपको 10% डेक्सट्रोज राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, फिर से सवाल आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको फिर से सवाल पूछा गया है एसिड बेस इम्बैलेंस है। देखिए पीएच आपको दे रखी है 120 एंड सॉरी ये शायद फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पोषण अभियान के बाद शायद ये पिक्चर 2 बार हो गई, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, सवाल आपको पूछा गया था पेनिसिलिन ड्रग एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन इज ए विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी हाइपर सेंसिटिविटी का ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स वगैरह दिए गए होंगे। पेनिसिलिन ड्रग की एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हुई है, टाइप फर्स्ट जो है ये आपको हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पे करना था, मतलब जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होती है वो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देखिए, रेडनेस स्वेलिंग पेन एट द सर्जिकल साइट, या फिर आपको मतलब इम्पेंडिंग डोम वगैरह इस प्रकार का कोई अगर फीचर दे रखा था। इम्पेंडिंग डोम का मतलब है कि जो ऑर्गन है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रहा है, यानी बाहर की तरफ प्रोट्रूड होना किसी भी ऑर्गन का वो इम्पेंडिंग डोम कहलाता है। तो देखिए रेडनेस स्वेलिंग और इम्पेंडिंग डोम वगैरह की जैसी अगर सिम्टम्स दे रखे थे और कहा गया था कि सर्जिकल साइट पे ऐसा हो रहा है, तो किसको इंडिकेट कर रहा है? ईवी सरेशन को। ईवी सरेशन में क्या होता है? ऑर्गन प्रोट्रूड हो जाता है। अगला सवाल देखिए, एक 4 साल का बच्चा है, अब आपको क्या करना है कि उस बच्चे को IM इंजेक्शन देना है, तो कौन सी निडल आप यूज़ करेंगे, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था 22 गेज 1/2 इंच, यानी कि 1/2 इंच देंगे और 22 गेज की निडल हम यूज़ करेंगे, इतनी इंच हम इस निडल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट जो है उसने अपने पड़ोस से एक गन की आवाज़ सुनी है, मतलब किसी ने बंदूक चलाई है, यानी किसी ने गोली छोड़ी है वहाँ से और उसने आवाज़ ये सुनी है, मतलब उसको फॉल्स परसीव हुआ है ऐसा, है ना। तो ये जो फॉल्स परसीव हुआ है, रॉन्ग जो परसीव उसको रॉन्ग परसीव जो हुआ है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था हेल्यूसिनेशन। क्या था यहाँ पे राइट आंसर? हेल्यूसिनेशन। अगला सवाल देखिए, एक पेशेंट जो है वो हिपेरिन थेरेपी पे चल रहा है, तो यहाँ पे उस पेशेंट के बेड साइड पे कौन सी ड्रग रखनी होगी, यानी कि हिपेरिन की एंटीडोट आपको वहाँ पे पूछी गई थी। करेक्ट आंसर आपको करना था प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट। अगला सवाल देखिए, सवाल आपको पूछा गया था TTM यानी कि ट्रिकोटिलोमेनिया। ट्रिकोटिलोमेनिया जो है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, स्कैल्प को ये अफेक्ट करता है और इसको हेयर पुलिंग
डिसऑर्डर भी कहते हैं। यानी पेशेंट जो है वो अपने खुद के बाल खींच खींच के गंजा अपने आप को कर लेता है ना, एलोपेशिया कंडीशन डेवलप कर लेता है खुद ही। अगला सवाल देखिए, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन यूज टू टीपीएन। यहाँ पे टीपीएन का जो सोल्यूशन है वो आपको पूछा गया है, वो जो मैंने आपको पहले बताया वो दूसरा सवाल था जिसका मैंने आपको पहले जवाब दे दिया था, फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं है, 10% यहाँ पे डेक्स्ट्रो यूज लेना है। अगर 15 से 20 ऑप्शन में दे रखा था वैल्यू में, तो फिर आपको 15 से 20 एवरेज करना था, या फिर नहीं दे रखा है तो 10% डेक्स्ट्रोज यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, मॉन्टक्स टेस्ट जो है वो कब रीड करते हैं, 48 to 72 आवर, 48 से 72 घंटे बाद में। अगला सवाल देखिए, सर्जिकल साइट से सूचर जो है वो सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि ये कंडीशन क्या है, डेहीसेंस की कंडीशन आपको दी गई थी। अगला सवाल देखिए, पुअर वुंड हीलिंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से वुंड हीलिंग डिले हो रही है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे करना था प्रोटीन की कमी की वजह से। अगला सवाल देखिए, मॉन्टक्स टेस्ट परफॉर्म्ड बाय विच रूट, कौन से रूट से मॉन्टक्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इंट्राडर्मल रूट से। अगला सवाल देखिए, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह है वो यूज़ जो हम करते हैं, यानी कि जो भी महिलाएं करती है उनमें एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है किस कंडीशन में, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, जो भी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की महिलाएं या फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म किसी महिला को हो रखा है तो उसको आरसीपी वगैरह नहीं देनी है। अगला सवाल देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन एक्टिविटी, या फिर आपको सवाल पूछा गया होगा कि नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था एवोल्यूशन जो है वो नेगेटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का। उसका मतलब ये होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट उसका नहीं रहेगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, इन ए पेशेंट IM साइट पेन अकर्स आफ्टर वैक्सीनेशन एज ए नर्स विच इज़ नर्सिंग एक्शन। देखिए थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि वैक्सीन एक बच्चे को लगाई गई है और उस बच्चे के स्वेलिंग और पेन, यानी कि पेन हो रहा है उस बच्चे को, स्वेलिंग भी आ गई है, इस प्रकार से मतलब आपको फीचर बताए गए थे। अब आपको पूछा गया था कि एज ए नर्स आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था अप्लाई आइस पैक, यानी जो आइस पैक है उसको अप्लाई करने के लिए उनके पेरेंट्स को आप टीच करवाएंगे, यानी कि उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर बताएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए, इमेज आपको दिखाई गई थी IV सेट वाली, ये मैंने आपको बताई दी है। अगला सवाल आपको इमेज बेस हैरिंगटन रेक्टेक्टर का, अभी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा ये पिक्चर्स। BP हैंडल का इमेज बेस क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेप लैडर पैटर्न पेन जो है वो आपको इमेज दिखाई गई थी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की एक पिक्चर भी आपको पूछी गई थी, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी वो पिक्चर थी। फ्रॉस्ट बाइट की एक पिक्चर आपको पूछी गई थी, जो मेरे को क्वेश्चंस मिले हैं वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के अभी, वो आपको पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था जगदीप धनखड़। अगला सवाल आपको पूछा गया था कि इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था UU ललित। अगला सवाल देखिए, 2022 यानी 2022 का जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो कौन सी फिल्म को मिला था, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था शेरशाह। अगला सवाल आपको पूछा गया था कि कौन सी एक स्पेलिंग रॉन्ग है, यानी कि मिस्टेक है इस स्पेलिंग में, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था प्लीजर के अंदर SS दिया हुआ था, तो वहीं आपकी गलत स्पेलिंग थी। अगला सवाल देखिए, रिनेम ऑफ औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद सिटी है उसका नाम चेंज कर दिया गया, वो नाम जो चेंज किया गया वो कौन सा था, तो राइट आंसर आपको करना था संभाजी नगर। जिन्होंने नगर समझकर विजयनगर कर दिया उनका आंसर गलत हो गया, संभाजी नगर उसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सिचुएशन ऑफ नागालैंड फ्रॉम केरला, यानी कि एक सिचुएशन आपको दी गई थी कि नागालैंड जो है उसके जस्ट पीछे या फिर उसके बाद केरला है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। आपको आंसर में करना था साउथ वेस्ट। अगला सवाल देखिए, पॉलीथीन बैन इन इंडिया, यानी पॉलीथीन जो है वो इंडिया से बैन कर दी गई है, तो ये कब की गई थी, 1 जुलाई 2022, यानी अभी 1 जुलाई जो कुछ ही महीनों पहले की बात है। अगला सवाल देखिए, न्यू PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, यूनाइटेड किंगडम का जो यूनाइटेड किंगडम है उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आपको पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था एलिजाबेथ ट्रस, या फिर उसको लिज ट्रस के नाम से भी जाना जाता है, तो लिज ट्रस भी कह सकते हैं आप, या फिर अगर आपको लिज ट्रस ऑप्शन में दिया गया तो ये आपको करना था, और अगर आपको एलिजाबेथ ट्रस दिया गया था तो वो आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल, एक सनराइजर हैदराबाद का लोगो आपको वहाँ पे मतलब ये राइट आंसर सी है,
सनराइजर हैदराबाद का लोगो जो है वो आपको दिखाया गया था, ये आपको आंसर वहाँ पे करना था। यानी सनराइजर हैदराबाद का जो लोगो था वो आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, फॉर ए ब्लूलर सिम्टम जो है स्किज़ोफ्रेनिया की वो आपको पूछे गए थे, राइट आंसर आपको करना था अफेक्टिव ब्लंटिंग, ऑटिज्म, एसोसिएट डिस्टर्बेंस एंड एम्बीवलेंस। ये जो 4A है ये आपको वहाँ पे राइट आंसर करने थे। अगर आपने किया तो अच्छी बात है, राइट आंसर आपको वहाँ पे मतलब आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मूड स्विंग, अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनकंट्रोल्ड इमोशंस आर सीन इन विच डिसऑर्डर। कौन से डिसऑर्डर या फिर कौन से डिसऑर्डर के ये फीचर्स है, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया था, या फिर डिसऑर्डर आपको देख के शायद फीचर पूछा गया हो, जो भी हो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगला सवाल देखिए, आफ्टर कंप्लीट CPR प्रोसीजर विच ड्रग एडमिनिस्टर, मतलब CPR प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, एपिनेफ्रिन। अगला सवाल देखिए, एक सवाल शायद आपको इस प्रकार से भी पूछा गया होगा कि क्रॉनिक अल्कोहलिक एक पेशेंट है तो इसको क्या डेवलप हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, लीवर सिरोसिस को लेकर। अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन याद है तो आप कंप्लीट क्वेश्चन जरूर बता दीजिएगा, ऑप्शन साथ में जरूर दे देना। अगला सवाल है, ए 4 ईयर चाइल्ड फ्लूइड रिक्वायरमेंट, यानी कि 4 साल का बच्चा था और उसको कितने क्या फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया था। राइट आंसर आपको करना था 4 ml पर kg पर हावर। ओके, अब देखिए ये इतने सवाल जो 123 है, इतने सवाल तो जो हमें मिल चुके हैं और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब कुछ हिंट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यानी कि 150 क्वेश्चंस वैसे हो जाएंगे अपने कंप्लीट। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अगर आप बता देते हैं तो हमारे 150 क्वेश्चंस तो आराम से हो ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ हिंट्स जो हमें मिले हैं, मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सिर्फ हिंट मिले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से याद आ रहा है, अच्छे से ऑप्शंस याद आ रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। देखिए सवाल आपको पूछे गए थे ड्रग कैलकुलेशन के, कितने 3 सवाल पूछे गए थे, 3 सवाल तो अपने ये हो जाएंगे। ओके, क्लेफ्ट लिप को लेकर सवाल पूछा गया था कि क्लेफ्ट लिप में फीडिंग कैसे करवाते हैं, इस प्रकार से सवाल शायद पूछा गया होगा। वहाँ पर तो शायद आपको राइट आंसर करना था कि प्लास्टिक नीडल लेंगे और उसमें रबर का जो निपल है वो लगाएंगे और उससे हम जो फीडिंग है वो उस बच्चे को करवाएंगे, इस प्रकार से शायद ऑप्शन दिया गया होगा, तो वो आपको राइट आंसर करना था। क्लेफ्ट लिप को लेकर सवाल पूछा गया था। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया को लेकर सवाल आपको पूछा गया था। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया से रिलेटेड जो सवाल आपको पूछा गया, किसी को याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला सवाल एक आपको पूछा गया था ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया को लेकर, शायद ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया को लेकर ये शायद आंसर होगा, इस प्रकार से मतलब सवाल आपको पूछा गया था। ये कुछ हिंट्स हमें मिले हैं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डिहाइड्रेशन को लेकर सवाल पूछा गया था कि डिहाइड्रेशन में क्या चीज़ करते हैं, इस प्रकार से ऑप्शंस के साथ में आप क्वेश्चन ज़रूर लिखें, तभी आपको आंसर्स दे पाएंगे। अगला सवाल देखिए, इंसिडेंस रेट को लेकर एक सवाल पूछा गया था। वहीं एक सवाल और पूछा गया था कि डेंगू के इतने केसेज वगैरह आ रहे हैं, इतने केसेज वगैरह आ रहे हैं तो कौन सी स्टडी का ये एग्जाम्पल है, कौन सी स्टडी का पार्ट है, इस प्रकार से शायद एक सवाल और भी पूछा गया था। ऐसे मेरे को मतलब हिंट्स मिले हैं, तो आपको अगर कंप्लीट क्वेश्चन याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे। अगला सवाल देखिए, हेपेटाइटिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को लेकर भी एक सवाल शायद पूछा गया था आपको। सवाल क्या है मेरे को नहीं पता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल एक क्लोजाफाइन को लेकर भी सवाल पूछा गया था कि CBC इसमें चेक करते हैं, इस प्रकार से शायद क्वेश्चन पूछा गया होगा। ऑप्शन आप हमें बता दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कंप्लीट वो भी बता दीजिए। अगला सवाल GCS का एक सवाल तो मैंने आपको बता दिया, एक सवाल जो और बचा है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला सवाल है पोजीशन को लेकर करीबन 6 से 7 सवाल पूछे गए थे। शायद लंबर पंक्चर करने की आपको पोजीशन भी पूछी गई होगी शायद इन्फेंट को, तो C शेप पोजीशन देते हैं, इस प्रकार से शायद आपको एक सवाल और भी पूछा गया होगा। और भी अगर आपको कोई पोजीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन याद हो तो आप बता दीजिए। अगला सवाल इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो वेरियस रेशेज यानी कि जैसे इम्पेटिगो है उसकी पिक्चर मैंने आपको अभी डाल दी है, वो मैंने आपको दिखा दूंगा। और भी जैसे हर्पी जोस्टर वायरस है, वेरिसेल जो हर्पी जोस्टर वायरस है, मीजल्स है, आपके कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस है, कि इस प्रकार से मतलब बहुत 2-3 अलग अलग और भी पिक्चर्स पूछी गई थी जिनको कम्प्लीटली याद है कि ये पिक्चर ही थी और ये बीमारी थी, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए ताकि वो भी ऐड कर दे इस पेपर के अंदर। टाइप करके ये पेपर PDF जो है वो आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ में, ओके। एक इमेज आपको और पूछी गई थी रीजनिंग के अंदर,
रीजनिंग के अंदर एक आपको और इमेज पूछी गई थी, क्या इमेज थी मेरे को नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्रॉफिट न्यूमेरिकल को लेकर एक सवाल पूछा गया था मैथमेटिक्स के अंदर कि इतना ये मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना क्या प्रॉफिट होगा, इस प्रकार से। अगला सवाल आपको पूछा गया था सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर को लेकर, तो रेड रबर जो कैथेटर है ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बता भी दिया। अगला सवाल एक ईटी इंट्यूबेशन केयर प्रोसेस को लेकर भी एक सवाल पूछा गया था, ये भी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बता दिया। तो यहाँ पर ये हमारे करीबन 150 सवाल है जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। वैसे आपको 173 लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे सवाल बताए हैं जो मतलब जिनके हिंट्स हमें मिले हैं। अगर ये कंप्लीट क्वेश्चंस अगर आप बताते हैं तो 150 क्वेश्चंस तो अपने हो ही जाएंगे। ये जो सवाल थे ये सारे के सारे सवाल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आपको इन हिंट्स से कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ, है ना। तो ये देखिए जो पिक्चर है हनी शेप्ड क्रास्ट आपको दिया गया होगा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन के अंदर, ये पिक्चर आपको दिखाई गई होगी। ये पिक्चर है इम्पेटिगो की, किसकी है, इम्पेटिगो की। अगला सवाल देखिए, ये एक सवाल जो मैंने आपको बताया एक्स लिंक्ड रिसेसिव, आपको इस प्रकार की पिक्चर दिखाई गई होगी और उसमें सिर्फ जो मेल वाला पर्सन है यानी ये जो डिब्बा है इसको ब्लैक किया होगा, राउंड शेप वाले को ब्लैक नहीं किया होगा, तो आपका राइट आंसर एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगा। ओके, अगर आपके यहाँ पर ये पिक्चर देख लीजिए, अगर एक यानी जो राउंड शेप है यानी जो फीमेल्स को इंडिकेट करती है, अगर इसको भी ब्लैक कर रखा है सिर्फ एक को, तो आप ऑटोसोमल डोमिनेंट इसको बोल सकते हैं। और 3-4 अगर मेल को कर रखा है तो, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक एक के अंदर मेल को या फिर एक ही डिब्बे को अगर ब्लैक कर रखा है तो आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। शायद यही आपको पूछा गया था इसी प्रकार से, तो एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का ही राइट आंसर आपको करना था। अगला सवाल देखिए, सनराइजर हैदराबाद को आपको एक लोगो दिखाया गया था, शायद यहाँ पे ये कट करके दिखाया गया था, इतना बड़ा तो आपको लोगो नहीं दिखाया गया, लेकिन इसको कट पीट करके इस प्रकार से लोगो दिखाया गया होगा। सनराइजर हैदराबाद आपको राइट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको एक पिक्चर, इनमें से कोई सी भी एक पिक्चर देख लीजिए जो कि आपको दिखाई गई थी। ये फ्रॉस्ट बाइट की पिक्चर है, फ्रॉस्ट बाइट, शायद आपको ये पिक्चर दिखाई गई होगी। कुछ रेडनेस वगैरह भी नज़र आ रहे हैं जैसे कि इसमें देख सकते हैं, और ब्लैक हो रखे पूरी फिंगर्स वगैरह, है ना। तो इस प्रकार से आपको पिक्चर दिखाई गई होगी, तो ये फ्रॉस्ट बाइट की पिक्चर है। ओके, अगला सवाल देखिए, ये है वो स्टेप लैडर पेन पैटर्न ऑफ पेन, पेन का ये स्टेप लैडर आपको पैटर्न जो है वो दिखाया गया था, और सेम एज इट इज़ पिक्चर आपको वहाँ पे दी गई थी, है ना। देखिए ये नेक्स्ट जो पिक्चर आपको दिखाई गई थी वो है बीपी हैंडल, बीपी हैंडल, ये है आपका बीपी हैंडल, ये पिक्चर भी आपको दिखाई गई थी। अगर आपको और भी कोई पिक्चर वगैरह याद हो तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये है आपका हैरिंगटन रिट्रैक्टर, और यही रिट्रैक्टर आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट सवाल। ये लास्ट जो एक पिक्चर और है वो है आईवी शेट, आईवी शेट जिसको स्टरलाइज करते हैं, ये पिक्चर आपको दिखाई गई थी और कहा गया था कि इसको किससे स्टरलाइज करेंगे, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया था। तो ये थे दोस्तों हमारे 150 प्लस सवाल। अगर आपको उन हिंट से कोई भी क्वेश्चन याद आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही ऑप्शंस ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।